क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शेखावाटी के दौरे पर रहेंगे। दौरे की शुरुआत सुबह 11:15 पर सालासर से होगी और जहां मुख्यमंत्री अवधेशानंद जी मिशन द्वारा आयोजित श्री राम कथा में शामिल होकर कथा का श्रवण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2:40 पर यहां पर रामगढ़ शेखावाटी पहुंचेंगे। जिला सीकर पहुंचेंगे। यहां वे क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर जनता से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और आम जन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज शेखावाटी दौरा और आज सीएम भजनलाल शर्मा राम कथा का श्रवण करेंगे। 2:40 पर रामगढ़ शेखावाटी पहुंचने का सीएम का कार्यक्रम। सीएम यहां पर सीकर जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कई विकास कार्यों की सौगात जनता को देंगे और सीएम के दौरे को लेकर सभी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा का शेखावाटी दौरा और सीएम के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इसरो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन आज लॉन्च हो चुका है। अमेरिका के अगली पीढ़ी के संचार उपग्रह को भेजेगा ये इसरो और आज रॉकेट लॉन्च हो चुका है। आज सुबह 8:54 पर इसे लॉन्च किया गया। LVM-3M6 रॉकेट से होगी उड़ान और ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह अंतरिक्ष में आज स्थापित होने वाला है। स्मार्टफोन को देगा सीधे हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड और ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी पहल, जहां पर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 आज अंतरिक्ष में पहुंचेगा। इसरो का द्वितीय प्रमोशन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणुद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S-200 motors. Shato is in main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S-200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है।
We are L110 111 engine seconds started. into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है, Plus 2 जो कि minutes. L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 L110 engine performance normal. चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The Proceed. L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से- guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और First वर्तमान stage में performance यान normal. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे 4 minutes. एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Cryo stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया Plus गया 5 है। minutes. Shah and Port Blair ground stations L110 continue to shut off. acquire data. L110 stays separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बंद कर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है।
और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है। लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C25 is powered by CE20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbopumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3 M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम भारी है। यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में। अगली खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में को लेकर आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले यह आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शाम 7 बजे राजधानी की बड़ी चौपड़ पर पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस प्रदर्शन में बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य संगठनों और आम नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। आयोजकों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही कथित हिंसा के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और बड़ी चौपड़ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोजकों ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की है। और शाम 7 बजे बड़ी चौपड़ पर आज पुतला दहन किया जाएगा। पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। बांग्लादेश में हुई हिंदू व्यक्ति की मौत पर बड़ा आक्रोश जयपुर में देखा जा रहा है और जयपुर से ये बड़ी खबर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आज अजमेर दौरा। जयपुर से सड़क मार्ग से पीसीसी चीफ डोटासरा जाएंगे अजमेर। अजमेर में दरगाह शरीफ पर जाएंगे आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की दरगाह शरीफ में चादर पेश कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ी खबर। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का अजमेर दौरा और अजमेर में आज दरगाह में चादर पेश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की दरगाह शरीफ में चादर पेश करने का कार्यक्रम। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आज का ये कार्यक्रम, जहां पर आज अजमेर दौरे पर रहेंगे डोटासरा। जयपुर से सड़क मार्ग से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जाएंगे अजमेर और वहां पर अजमेर दरगाह शरीफ पर
जाकर चादर पेश करने का कार्यक्रम। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की दरगाह शरीफ में चादर पेश करने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जयपुर में। देर रात इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे जयपुर। फिलहाल होटल मेरियट में रुके हैं इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान प्रतापगढ़ी आज सड़क मार्ग से जयपुर से जाएंगे अजमेर। अजमेर में दरगाह शरीफ पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चादर पेश करने के कार्यक्रम में इमरान प्रतापगढ़ी के शामिल होने का आज कार्यक्रम। फिलहाल जयपुर के होटल मेरियट में रुके हैं इमरान प्रतापगढ़ी और आज सड़क मार्ग से जयपुर से जाएंगे अजमेर। अजमेर में आज दरगाह शरीफ पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की चादर पेश करने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी आज जयपुर दौरे पर और देर रात इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे जयपुर। जयपुर से सड़क मार्ग से होकर जाएंगे अजमेर और अजमेर में आज चादर पेश करने का कार्यक्रम। फिलहाल होटल मेरियट में रुके हैं इमरान प्रतापगढ़ी। और जयपुर से बड़ी खबर है, आरटीआई में देरी पर राजस्थान सूचना आयोग का सख्त एक्शन। चूरू में बीडीओ अफसर को 9 महीने की देरी पड़ी भारी। सूचना आयोग ने देरी को माना घोर लापरवाही। अपील मुकेश कुमार को 1000 रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। आरटीआई आवेदन 15 जनवरी 2025 को किया गया था और 444 शुल्क जमा होने के बाद भी सूचना रोकी गई। 9 महीने बाद 16 दिसंबर 2025 को दी गई जानकारी। आयोग ने अधिकारी को फटकार लगाई है और 30 दिन में डिमांड ड्राफ्ट से मुआवजा देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आरटीआई कानून की अनदेखी पर अफसर होंगे जवाबदेह। तो ये आदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरटीआई में देरी पर राजस्थान सूचना आयोग का सख्त एक्शन और बीडीओ अफसर को 9 महीने की देरी पड़ी भारी। तो देखिए, सूचना आयोग ने इसे घोर लापरवाही माना है और इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुणाल, आरटीआई में देरी को लेकर सूचना आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है, इसे घोर लापरवाही माना है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान सूचना आयोग द्वारा ये सख्त एक्शन लिया गया है और यहाँ पर 1000 रुपए का जो है जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। पूरा मामला चूरू से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बीडीओ अफसर द्वारा जो जानकारी है वो देने में आनाकानी की जा रही थी और लगातार जो है जानकारी देने के लिए जो अपील करता है उसको जो है लगातार जो है लेट लतीफी की जा रही थी। ऐसे में इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने बीडीओ पर जो है 9 महीने की देरी के कारण जो है 1000 रुपए का मुआवजा देने की जो अपील करता है मुकेश कुमार, उसको देने की यहाँ पर बात कही है। और इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने पाया कि शुल्क जमा होने के बावजूद महीनों तक फाइल जो है दबाकर रखना अधिकारी की जो उदासीनता है, लापरवाही है, उसको जो है यहाँ पर दर्शाता है। सख्त आयोग के द्वारा की गई है और इसमें सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा गया है कि इस तरह के मामले में कोई भी अगर लापरवाही करता है तो उसको जो है गंभीर परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे और इस पूरे मामले में अब पीड़ित जो है उसको 1000 रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। शुक्रिया आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। झुंझुनू जिले में सर्दी का सितम लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। बुधवार सुबह से ही पूरा जिला घने कोहरे की चपेट में रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई और सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि दिन में भी वाहनों को हेडलाइट जलाकर सफर तय करना पड़ा। विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठंड के बढ़ते असर से लोग सर्दी से बचाव के लिए जगह जगह अलाव तापते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने उत्तरी हवाओं के प्रभाव से आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना जताई है। आज सुबह खेतों की मेड़ों पर ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई दी। किसानों का कहना है कि कोहरे के साथ गिरी ओस की बूंदें फसलों के लिए लाभदायक होती है, जिससे नमी बनी रहती है। हालांकि किसानों ने यह भी आशंका जताई है कि अधिक ठंड और पाले की स्थिति में
अगेनिती की जो फसलें हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसान सतर्कता यहां पर बरत रहे हैं। और दौसा से खबर है। दौसा जिले के सीकरा क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। मानपुर थाना क्षेत्र में सिकंदरा से गंगापुर जाने वाले मार्ग पर गड़ी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे चौकड़ियों में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर चालक पप्पू पुत्र हरिया जाति गुजर निवासी संदेड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को तुरंत उप जिला अस्पताल सिकरा पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों के कोहराम मच गया उनके घर में और मृतक के शव को उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाया जा रहा है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित कैसे हुआ। नागौर जिले के मेड़ता सिटी क्षेत्र में पादू कलाम में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। कस्बे और आसपास के ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा इस कदर छाया कि खेत खलिहान तक नजर नहीं आए। चारों ओर सफेदी और सन्नाटा पसरा रहा। ठंड और कोहरे की दोहरी मार से जनजीवन लगभग ठप हो चुका है और सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन और बढ़ गई है, जिसके कारण बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे घरों में ही दुबके रहते हैं। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो चुकी है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग हेडलाइट जलाकर और बेहद सावधानी से वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। लगातार छाए कोहरे से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि फसलों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण ठंड से बचाव के लिए अलाव और गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं। जयपुर से खबर है। बजट 2026-27 को लेकर उद्योग जगत से सुझाव। शासन सचिवालय में वित्त विभाग की अहम बैठक। प्रमुख शासन सचिव वैभव कालरिया की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और माइंस, टेक्सटाइल, एमएसएमई, रियल एस्टेट सहित कई सेक्टर शामिल। पर्यटन विकास व एमएसएमई ऋण पर जोर दिया जाएगा। प्रणाली सरकीकरण और आसान ब्याज दरों की मांग। महिला उद्यमिता व नवाचार को बढ़ावा देने के सुझाव। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मजबूत करने पर चर्चा होगी। उद्योग हितैषी सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। सीआईआई, एफआईसीसीआई व विभिन्न उद्योग संगठनों की भागीदारी होगी। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए बड़ी बैठक होगी शासन प्रशासन की। और जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को बस्सी, आगरा रोड और नायला क्षेत्र में बुलडोजर चलाया। उप महानिरीक्षक प्रवर्तन राहुल कोटोकी के निर्देश में जेडीए की प्रवर्तन टीम ने जोन 10 और इकोलॉजिकल जोन में औचक निरीक्षण कर बिना अनुमति विकसित की जा रही कई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई में नायला क्षेत्र में करीब 12 बीघा भूमि पर बनाई जा रही सुंदरवन और नायला के पास 4 बीघा में विकसित हो रही हनुमान नगर कॉलोनी को शुरुआती स्तर पर ही तोड़ा गया। वहीं नायला रोड के ड्योढ़ा चौड़ क्षेत्र में लगभग 15 बीघा भूमि पर बन रही श्री राम सिटी कॉलोनी में बनाई गई मिट्टी, ग्रेवल और सीमेंट की सड़कें, बाउंड्री वॉल सहित अन्य निर्माण भी जेडीए ने तोड़ दिए। और इसके अलावा आगरा रोड के पालड़ी मीना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने 60 जर्जर और अनुपयोगी किस्योक्स भी हटाए गए और जेडीए ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति किए गए किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। झुंझुनू जिले के बॉर्डर से सटे हरियाणा के सिंघानी गांव में अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया गया। बस स्टैंड के पास की गई इस कार्रवाई में अवैध रूप से लकड़ियां ढो रही इन गाड़ियों पर करीब 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई के क्षेत्र में अवैध लकड़ी और कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ये पिकअप वाहन झुंझुनू जिले से लकड़ियां भरकर आगरा यहां पर ले जा रहे थे। लंबे समय से क्षेत्र में हो रही अवैध लकड़ी कटाई के चलते पेड़ों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कार्रवाई के दौरान सीएम फ्लाइंग टीम ने
एसआई राकेश और एएसआई विनोद, नवीन ख्यालिया, सुरेंद्र व दिनेश सहित अन्य सदस्य मौके पर मौजूद रहे। वहीं लोहारू पुलिस और वन विभाग लोहारू के रेंजर ओम प्रकाश पिलानिया अपनी टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई में शामिल रहे। चारों पिकअप वाहनों के जब्त और वन अधिनियम के तहत चालान किए गए। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान घनी धुंध का फायदा उठाकर कुछ अन्य वाहन मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीएम फ्लाइंग व स्थानीय प्रशासन के साथ सिंगानी क्षेत्र में जो राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता है, वहाँ से अवैध लकड़ियाँ लाने वालों पे 4 गाड़ियाँ जो हमारे हाथ लगी उनके ऊपर कार्रवाई की और उनके करीब 2.25 लाख रुपए के आसपास जुर्माना लगाया है। और हम इस प्रकार की गश्त लगातार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और इन अवैध लकड़ियों वालों पे कार्रवाई करते रहेंगे। हम पर्यावरण को बचाने के लिए और राजस्थान की तरफ से आने वाली गाड़ियों पे बार बार कार्रवाई करते रहते हैं और लंबा बॉर्डर होने की वजह से अवैध रास्ते, कच्चे रास्तों से ये गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिन पे हम लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं। आज हमने सीएम फ्लाइंग धौलपुर जिले के बसईडांग थाना क्षेत्र में 7 क्यारी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश अजीत ठाकुर गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह और कांस्टेबल श्रीपाल को बसईडांग में 7 क्यारी के पास कुछ बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर सुबह साइबर सेल के साथ डीएसटी प्रभारी घनश्याम सिंह, निहालगंज थाना और बसईडांग थाना पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर के पैर में गोली लगी।